बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी निम्न है। स्थिर कीमत वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 50,735 है, जबकि अन्य राज्य जैसे झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 87,120, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,13,079 रुपये, उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 1,19,075 रुपये, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,34,432 है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी नीचे है और भारत की तुलना में उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 1/3 है। में अत्यधिक गरीबी का कारण भू राजस्व व्यवस्था भी है, जिसके कारण गरीब और गरीब होते चले गए और वह सूदखोरों के चंगुल में फंस गए। बहुत सारे बिहारी पलायन को मजबूर हो गए और देश के महानगरों के साथ साथ फिजी, मॉरिशस जैसे देशों में चले गए। यह सारे आंकड़े बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम किताब से ली गई है, जिसके लेखक हैं प्रसन्न कुमार चौधरी श्रीकांत। यह बहुत अच्छी किताब है और हम बिहारियों को इस किताब को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छी जानकारियां दी गई है। आप भी इस किताब को अमेजन से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आइए देखते हैं बिहार में कैसी थी भू राजस्व की व्यवस्था और ये कैसे बनी बिहार के पिछड़ेपन का कारण। सबसे ऊपर थी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार। 19वीं सदी के शुरुआत में भू राजस्व ब्रिटिश सरकार के आमदनी का प्रमुख स्रोत था। दूसरे नंबर पे थे जमींदार। छोटे से लेकर बड़े कई तरह के जमींदार थे। सबसे बड़े जमींदार दरभंगा महाराज थे। उनकी रियासत 5 जिलों में फैली थी और यह लगभग 2400 वर्ग मील में थी। दरभंगा रियासत की कमाई लगभग 1 करोड़ थी। सबसे छोटी जमींदारी पटना के भरतपुरा गांव में थी, जिसके पास केवल 1.5 एकड़ की जमीन थी। उनकी आमदनी 4 आने थी। 20,000 एकड़ से अधिक वाले जमींदार की संख्या सिर्फ 474 थी। 90% जमींदारों की भूमि 500 एकड़ से कम थी। बिहार में जमींदारी के इस प्रथा को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया था। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक था। जब तक वो एक निश्चित लगान सरकार को देते रहे, तब तक उनको भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता था। जमींदारों को किसानों से वसूले गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 111 भाग स्वयं रखना था। तीसरे नंबर पर थे पट्टेदार। जमींदार इन्हें ठेके या पट्टे पर जमीन देते थे। चौथे नंबर पर रैयत। पट्टेदार जिन लोगों को खेती करने के लिए जमीन देते थे उन्हें रैयत कहा जाता था। रैयत को लगान देना पड़ता था। लगान की राशि तय होती थी, उसे बढ़ाया नहीं जाता था। 5वें नंबर पर थे कायमी रैयत। रैयत खुद खेती ना कर दूसरे को खेती करने के लिए जमीन दे देते थे, उन्हें कायमी रैयत कहा जाता था। इन्हें भी लगान देना पड़ता था। 6ठे नंबर पर थे दर रैयत या बटाईदार। यह गांव के गरीब कारीगर और सेवक समुदाय थे। यह जमींदारों के जिरात और धनी रैयतों के जमीन को जोतते थे। इसके बदले खेती के पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें देते थे। यह पूरी तरह खेती पर निर्भर थे। 7वें नंबर पर थे खेत मजदूर। इनमें से ज्यादातर तो बंधुआ मजदूर थे। खेतों में काम करने वाले मजदूर को मजदूरी दी जाती थी। इनकी हालत बहुत दयनीय थी और मुश्किल से यह अपना गुजारा चला पाते थे। जमीन एक नैसर्गिक संपदा है और इस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, पर कुछ लोगों ने शक्ति के बल पर जमीन हथिया लिया और दूसरे लोगों को गरीबी के गर्त में धकेल दिया।